संगच्छध्वं संवदध्वं शम्वो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आयुष दर्पण के निदेशक डॉक्टर नवीन जोशी जी एवं सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक प्रणाम। आप सबको स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे षटकर्म के बचे हुए 3 अंग नौली, त्राटक और कपालभाति। हम लोग चर्चा कर चुके हैं धौती, बस्ती, नेति, इन 3 अंगों में हम चर्चा कर चुके हैं। 3 पर हमने विस्तार से वर्णन किया, माने सामान्य क्रम से विस्तार से। और अब हम चर्चा करेंगे नौली, त्राटक, कपालभाति। ये 3 जो हैं, नौली भी हठक क्रिया मौल रियम च नौली, हठ क्रिया के लिए उपयोगी बताई गई है नौली। हठ क्रिया का अर्थ है हौ मन सूर्य ठौ मन चंद्र, इन 2 को सम करने के लिए अर्थात प्राणायाम को ठीक करने के लिए नौली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जो है नौली से होता क्या है, नौली से हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है, नौली से हमारी श्वास प्रणाली ठीक होती है, हमारा उदर ठीक होता है, हमारे उदरगत समस्याओं का समाधान नौली के द्वारा होता है और कुंडलिनी का जागरण भी होता है। इसका वर्णन हठ प्रदीपिका के दूसरे उपदेश के 33 नंबर सूत्र में किया गया है। अमंदावर्त वेगेन तुंदुम सभ्याप शब्दतः नतांसौ भ्रामये देशा नौली सिद्धि प्रचक्षते। अमंद माने मंद नहीं, बड़ी तेजी से उसको चलाना है। किसको चलाना है? तो बीच की रेक्टस मसल्स को, सभ्य और अपसभ्य माने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जैसे भ्रमर होता है, जैसे जल के बीच में भंवर होता है जल का, उसी तरह से ये नौली जो है हमारी नाचती है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। पहले इसमें करते क्या है हम लोग, सबसे पहले उड्डयन बंध का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। नौली का अभ्यास जिसको भी करना है उसको पहले उड्डयन बंध का अभ्यास और कपालभाति का अभ्यास, और साथ में यदि संभव हो तो थोड़ा अग्निसार भी कर लें, क्योंकि नौली करने में ये सब सहायक हैं। कपालभाति, अग्निसार, उड्डयन बंध, ये सब करने के बाद जब हम साइड से खींचते हैं तो रेक्टस मसल सामने आ जाती है, और जब हम पूरा खींचते हैं फिर उसके बाद उसको पुश करते हैं बीच वाले हिस्से को, तब भी वो सामने आ जाती है। तो सबसे पहले हम मध्य नौली करते हैं। मध्य नौली माने बीच में आती है हमारी नौली, और उसके बाद दाईं ओर दबाव देते हैं, बाईं ओर दबाव देते हैं। ऐसे दबाव देने से क्या होता है, जिधर दबाव देते हैं उसके अपोजिट जाती है या उस दिशा में जाती है। और फिर जब यह दबाव थोड़ा तेज़ी से होता है, माने बराबर दोनों हाथ घुटनों पर दबाते रहते हैं, तो नौली जो है चालन जैसी क्रिया होने लगती है। और फिर ऐसा समय आता है कि उस समय आपको दबाव देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वाभाविक
उसमें इतना नियंत्रण हो जाता है कि वो चलने लगती है। तो इसको कहते हैं नौली। नौली का वर्णन हिरण्य संहिता में भी किया गया है। हठ प्रदीपिका में और हिरण्य संहिता में लगभग समान ही है, केवल नाम का अंतर है। लौलिकी वहाँ पर कहा गया है, लौलिकी, यहाँ पर नौली कहा गया है। अब इसका लाभ बताते हैं। ये सिद्ध परंपरा में नौली, धौती, बस्ती नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, ये सब क्रम रहा है, इसलिए सिद्धों के द्वारा ये कहा गया, ऐसा कहते हैं। इसका लाभ क्या है? मंदाग्नि संदीपन, मंदाग्नि को बढ़ाती है, जठराग्नि को तेज करती है। मंदाग्नि संदीपन और पाचन आदि क्रिया को भी ठीक करती है। मंदाग्नि संदीपन पाचन आदि संधाई का आनंद करी सदैव, ये आनंद करी माने सुख करी, अंतः जो हमारा अंतःकरण है उसको ठीक करती है और वायु को सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट कराती है। तो आनंद का अनुभव हमें होने लगता है। अशेष दोष, जैसे जो दोष बच गए हैं वात पित्त कफ से संबंधित, उन दोषों का शोषण करती है। और हठक क्रिया मौलिरियम च नौली, हठक क्रिया में ये नौली जो है बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। हॉट हॉ माने प्राणायाम वाली जो क्रिया है उसमें इसका अभ्यास अनिवार्य है। जो नौली का अभ्यास ठीक से कर लेते हैं उनको प्राणायाम करने में सुविधा होती है। जो नौली का अभ्यास नहीं कर पाते हैं उन्हें प्राणायाम करने में कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें अवश्य ही पहले नौली का अभ्यास कर लेना चाहिए। सारे षटकर्मों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता हमें कपालभाति नौली की है, और थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार नीति की है। और उसी तरह से यदि आवश्यक हो तो आप धौती को भी अपना सकते हैं, बस्ती को अपना सकते हैं, संघ प्रक्षालन आदि। नहीं तो ये आवश्यक न होने पर भी हमें इन 3 अभ्यासों को योग में अवश्य अपनाना चाहिए। कौन से 3 अभ्यास? नौली, त्राटक और कपालभाति। त्राटक हमारा ध्यान को, एकाग्रता को संतुलित करेगा। एक चित्तेन तध्यात्व, हमें एक चित्त से ध्यान करना होता है, तो हमें त्राटक भी अनिवार्य है ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए। नौली भी आवश्यक है क्योंकि इड़ा पिंगला का जो क्रम है वो जो है सुषुम्ना मार्ग में होना चाहिए। इड़ा पिंगला से प्राणायाम करने में सुविधा होगी, इसलिए जो है नौली भी होनी चाहिए। कपालभाति तो प्राणायाम का बेस ही है, जिससे हम प्राणायाम की विधिवत तैयारी कर पाते हैं, इसलिए उसको कपालभाति को प्राणायाम भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कपालभाति षटकर्मों के अंतर्गत रखा गया है, शोधन क्रिया के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए उसको हम षटकर्म का अंतिम अभ्यास कहते हैं। लेकिन प्राणायाम का प्रारंभ कपालभाति के द्वारा ही होता है। जिसकी कपालभाति विधिवत होती है उसके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और लंग्स में जितने भी वायु कोष हैं वो सब सुप्त वायु कोष खिल जाते हैं। इसलिए इन 3 अभ्यासों को अवश्य करें। इसी जैसे नौली का अभ्यास करने से हमारी छोटी बड़ी आंत की समस्या, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो हमारे ये आमाशय की समस्या, हमारे पित्ताशय की समस्या, हमारे पैनक्रियाज की समस्या, अग्न्याशय की समस्या, ये सारी समस्या छोटी बड़ी आंत से लेकर के 7 आशयों का शोधन हमारी नौली क्रिया और अग्निसार क्रिया से हो जाता है। तो इस प्रकार से नौली का अभ्यास करने से पूर्व उड्डयन बंध का अभ्यास, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास एवं सिंह मुद्रा का अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। इसको करने से नौली हमारी सरलता से होती है। नौली का अभ्यास हमें और कुछ सावधानियां रखनी। जो नए अभ्यासी हैं उन्हें 40 वर्ष के पश्चात नौली का अभ्यास बहुत सावधानी से किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन्हें अल्सर हो, जिनके नल कमज़ोर हो, ये सामने रेक्टस मसल्स, और जिनका रक्तचाप बहुत बढ़ा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, और भी गंभीर कुछ ऐसी समस्या हो, उन लोगों को इस अभ्यास को प्रारंभ में नहीं करना चाहिए। बाद में निर्देशन में आप जब ठीक हो जाएं तब कर सकते हैं। सावधानी इतनी रखें, और इसका लाभ जो बताया गया वो अद्भुत है। यह नौली क्रिया हॉट हॉ को सम करती है, उसमें सहयोग प्रदान करती है दोनों नासारंध्र से। जब प्राण की क्रिया सम होती है तब पेट भी हमारा संतुलित होने लगता है, और पेट संतुलित होगा, पेट में भारीपन नहीं रहेगा,
अजीर्ण आदि दोष नहीं रहेगा, कब्जियत नहीं रहेगी, तो हमें प्राणायाम करने में सुविधा रहती है। इस प्रकार से कब्ज को भी दूर करता है ये अभ्यास। और प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने के लिए हमें ये उपयुक्त अभ्यास है। पाचन क्रिया ठीक होने से सभी प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे शरीर से दूर रहते, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते। बहुत सारे जो कीटाणु हैं, बहुत सारे जो जीवाणु हैं, बहुत सारे जो विषाणु हैं, उनसे हम बचे रहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नौली के द्वारा संतुलित होती है, बढ़ती है। घटी हुई जो शरीर की क्रिया है उसको ये ठीक करता है और योगाग्नि प्रज्वलित करने में बहुत उपयोगी अभ्यास है। अब आगे त्राटक की चर्चा करते हैं। दूसरा जो अंतिम 3 में से जो दूसरा क्रम है, माने 5वें नंबर का अभ्यास, वो है त्राटक। त्राटक मतलब ये है कि आप किसी एक लक्ष्य पर दृष्टि को जमाए रखें, और इसके लिए हम 2.5 फीट तक की दूरी, मैक्सिमम दूरी, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तब हमें दिक्कत होगी। 1.5 फीट कम से कम रखें, 2.5 फीट अधिक से अधिक। उतनी दूरी रखने के पश्चात आप क्या करें, नेत्रों के लेवल में होना चाहिए वो जो भी आपने दीप रखा है या कैंडल रखी है। कैंडल आजकल मॉडर्न ज़माना है इसलिए लोग कैंडल लगाते हैं, नहीं तो दीप सबसे अच्छा था, घृत का दीप। उसको प्रज्वलित करें और किसी स्टैंड के ऊपर, कोई ऊंची ऐसी जो भी टेबल वगैरह हो उसके ऊपर रख करके, और दीप को थोड़ा और ऊंचा करके रखें ताकि आँख की सीध में हो। बहुत ज़्यादा आपको ऊपर न देखना पड़े, न नीचे देखना पड़े, बिल्कुल सीधे। हाँ, जैसे नासिका के अग्रभाग में सीधे देखते हैं, इस तरह से आप नाक के सीध में दीप को रखें ताकि आसानी से आप उसे देख सकें। और उस पर कब तक दृष्टि जमाएं, जब तक अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक आंसू न गिरने लगे आँख से तब तक उसको देखना है। और वात युक्त स्थान नहीं होना चाहिए। उस समय आपको पंखा भी नहीं चलाना है। यदि पंखा चल रहा है तो इतनी दूरी में हो कि वो दीप आपका हिले डुले न, माने हवा का झोंका उस तरह ना आवे। या इसको एकदम सुबह के समय जब अंधेरा हो तब आप करें, मौसम ठंडा रहता है, या जाड़े में ज़्यादा उपयुक्त है इस तरह का अभ्यास जो दीप जला के करते हैं। इसमें आप कमरे को बंद करके कर सकते हैं और ऐसी जगह पर करें जहाँ पर वो हिले डुले न दीप। इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत गर्मी होने पर आप बिना पंखे के करेंगे तो आपको करने में कठिनाई भी होगी। इस सब का ध्यान रख करके दूसरा उपाय भी है कि आप दीवार पर एक जो है बढ़िया एक बिंदु किसी कागज़ पर बना करके उसको टांग लें, दफ्ती में बना लें और उसको टांग दें। और उस बिंदु पर, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जितनी बड़ी आपने देखा होगा वो छोटा सिक्का होता है चवन्नी का, इतना बड़ा बिंदु हो, उससे भी छोटा हो सकता है। और जैसे यहाँ पर ये बिंदु हम लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं भ्रूमध्य में, उतना बड़ा भी हो सकता है। वो हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारी दृष्टि बहुत अच्छी है तो छोटा बिंदु रख सकते हैं जिस पर दृष्टि हम टिका सकें, और दृष्टि अभी थोड़ा दोष युक्त है तो हमें थोड़ा बिंदु को बड़ा रखना चाहिए, बड़े सिक्के के बराबर रखना चाहिए, 1 रुपये के सिक्के के बराबर। और धीरे धीरे 58, फिर 54 और छोटा, उससे भी छोटा करते जाएं। इस तरह से उसको थोड़ी दूरी जो बताई उपयुक्त दूरी में रख करके किसी भी समय आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए अंधेरा नहीं चाहिए, क्योंकि दीप में जब त्राटक करेंगे तो उसमें आपको अंधेरा करना पड़ेगा, निवातस्थ होना पड़ेगा। और एक त्राटक की बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जैसे छत में ठंडा हो तो आप कुछ बिछा लें और ऊपर आसमान में वहाँ पर भूमि पर लेट जाएं, सहज लेट जाएं, बहुत तकिया वगैरह लगा के ऊंचा न करें। और ऊपर तारों में देखें, तारे में त्राटक करें, चंद्र में त्राटक करें, पूर्णिमा की चंद्रमा हो या फुल मून जो हो उस पर करें। या सुबह सुबह उठ करके आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह नेत्रों को अचल रख करके उदित जो सूर्य होते हैं, उदित नारायण, उनको देखें। लालिमा जो होती है उनकी, जब तक लालिमा है पूरी तरह से लालिमा, तब तक आप एक टक लगा कर देखें। जैसे जैसे उसकी रश्मियाँ बढ़ती जाएं सूर्य की, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको पूर्णता की ओर ले जाएं अभ्यास को, और नेत्रों को बंद करके वही लालिमा फिर आप थोड़ी देर यहाँ पर देखें, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, और नाभि पर भी उसको ध्यान लगा सकते हैं। ऐसी भावना करें कि वह जैसे शीतल रश्मि आपको चंद्रमा की हमारे मस्तक पटल को शांत स्थिरता प्रदान कर रही है और अमृत की जो अमृत प्लावित कर रही है, इसी तरह नाभि में जो है सूर्य का जो प्रकाश है
वह हमारी जठर को तेज कर रहा है, हमारे संपूर्ण शरीर को एक्टिव कर रहा है, हमारे प्राण तंत्र को व्यवस्थित कर रहा है, और हम अव्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, अब अव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित क्रम में जा रहे हैं। इस प्रकार से चिंतन करते हुए त्राटक विधि को समाप्त कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि आप सूर्य चंद्र में त्राटक करें, समय का ध्यान रख करके। सूर्य त्राटक सुबह के समय, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त के समय, ये 2 समय में कर सकते हैं। चंद्र त्राटक और तारे में त्राटक भी जब आपको ऊपर आसमान जब साफ हो तब आप ठंडे उसमें, ये नहीं कि बहुत जल रहा है छत तो बीमार पड़ जाएंगे, उसका ध्यान रख करके शीतल कर लें छत को, फिर आप वहाँ पर इस तरह लेट करके करें। और एक त्राटक जिसमें आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ना आपको बिंदु बनाना है, ना आपको बाहर कोई वो मोमबत्ती या धूप ये रखनी है, दीप रखना है, या आपको सूर्य चंद्र की आवश्यकता कुछ नहीं। आपको केवल अपने नासा के अग्रभाग में ऐसे देखना है। आप कब तक देखें? जब तक आपको बहुत स्ट्रेस ना हो तब तक आप देखते रहिए। आप नेत्र से अश्रुपात हों ऐसा ध्यान न करें, क्योंकि अश्रुपात होने तक हो सकता है बहुत तनाव हो जाए। जैसे ही तनाव होने लगे वैसे ही आप धीरे से नेत्रों को हल्का बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद करें, फिर खोलें। ऐसे बार बार करते करते क्या होगा, हमारी जो ये नासाग्र दृष्टि है ये स्थिर होने लगेगी। एक तो ये, दूसरा आप भ्रूमध्य दृष्टि यहाँ पर देखें, तनाव ये ऐसे सिकुड़ना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह खुला हो, माने यहाँ पर भ्रूमध्य में संकोच न हो, और केवल आपकी दृष्टि यहाँ पर आवे। थोड़ी देर देखें, जब आपको तनाव लगे तब आप क्या करें, इसे धीरे से बंद कर लें। फिर आप देखें, यहीं पर देखना जहाँ बिंदी लगाते हैं, ऐसी भावना करें कि यहाँ तीसरा नेत्र है, वो शिव का नेत्र है, वो मेरे भीतर जागृत हो रहा है। ऐसे आप 5-7 बार करें। और त्राटक करने से पहले, त्राटक करने के लिए और नेत्रों को सही रखने के लिए, मुख्य लक्ष्य त्राटक का है नेत्रों को सही रखना, मन को शांत एकाग्र बनाना, और हमारी चंचलता संतुलित हो जावे। त्राटक का मूल उद्देश्य है चंचलता को कम करके ध्यान लगाना। अब देखिए, जो शास्त्र में विधि वर्णन की गई है दूसरे उपदेश के 31 नंबर में, निरीक्षे निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः, कहते हैं निरीक्षण करें। किसका निरीक्षण करें और कैसे निरीक्षण करें? तो कहते हैं सूक्ष्म लक्ष्य का निरीक्षण करना है और निश्चल दृष्टि से करना है। दृष्टि आपकी अचल होनी चाहिए और पूरी तरह से उसमें मन लगा हो, और उस सूक्ष्म लक्ष्य में जितना सूक्ष्म बिंदु होगा उतना आपको सुख मिलेगा। और कब तक करें? अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक आंसू न निकल जाएं। तो हो सकता है एक बार करने में आपको आंसू निकलने से पहले बहुत तनाव हो जाए, ये तनाव ना हो, रिलैक्स। फिर आप आंख बंद कर लें, फिर ऊपर देख लें थोड़ी देर, फिर नीचे देख लें, या एक बार में 3-4 बार 5 बार नीचे देख लें, 3-4 बार 5 बार ऊपर देख लें। इससे हमारी नेत्र ज्योति में काफ़ी लाभ मिलता है। अब देखिए, अब त्राटक करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? त्राटक करने से पहले यदि नेत्रों का थोड़ा सा कुछ नेत्रों के व्यायाम कर लें, कुछ आई एक्सरसाइज कुछ कर लें, तो आपको बड़ा सुखद अनुभव होगा उसको करने में। कैसे करना है? तो पहले लेफ्ट राइट अप डाउन। अब इसको गोल गोल घुमाइए, चक्षु गोलकों को गोल गोल घुमाना है ऐसे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, ऐसे ही ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। ऐसे आप 5-7 बार 10 बार गोल गोल घुमाते जाएं। जितना घुमाएंगे उतना सुखद अनुभव होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेत्र गोलकों को घुमाना। ये हमारी चक्षुरिंद्रिय के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको करने से भी त्राटक हो जाता है सरलता से, आपको नेत्रों को खोलने में कठिनाई नहीं होगी। तो ये जो है अश्रु संपाद पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम, आचार्यों के द्वारा इसको त्राटक कहा गया। इसका लाभ क्या है? मोचनम नेत्र रोगाणाम, नेत्र से संबंधित जितने भी दोष हैं
उनको मोचन कर देता है, जैसे संकट का मोचन कर देते हैं, सब दूर हो जाते हैं। और तंद्रादीनाम कपाटकम, ऐसे तंद्रा आती है ना, ऐसे बार बार झपकी आती है, तो ये तंद्रा नहीं आएगी। और फिर कहते हैं यत्नतस त्राटकम गोप्यम, यत्न पूर्वक त्राटक को गोपनीय रखे। यथा हाटक पेटकम, जैसे तिजोरी में स्वर्ण आदि रत्नों को हम संभाल कर रखते हैं, इसी तरह से इसको भी यत्न पूर्वक हमें अभ्यास में लाना चाहिए। और इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इस तरह से न करें कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, योगाभ्यास योग साधना में विघ्न उपस्थित होता है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरों को ज्ञान देना ये अच्छी बात है, लेकिन केवल अज्ञानता से वो करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है कि मुझे एकांत में करना है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करके नहीं करना, सिखाने के लिए उन लोगों को सिखाना जिनकी इच्छा हो, जिनको लाभ चाहिए या जो इसके लिए उपयुक्त लोग हैं उनको अवश्य सिखाएं। तो इस तरह से इसका लाभ मिलता है। क्या नहीं करना, दृष्टि को ये करना है, दृष्टि को एकटक लगाकर देखना है, उस बीच में बंद नहीं करना है। और नहीं क्या करना है, चेहरे पर तनाव नहीं रखना है, आँखों पर किसी प्रकार का जोर नहीं देना है, ऐसे दबाव देते हैं वो दबाव न दें। लाभ क्या होगा, नेत्र दोषों को दूर करता है और तंद्रा को भी दूर करता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है और नेत्रों में तेजस्विता आती है। इस तरह से बहुत सारे लाभ इसके होते हैं, हमें इनको अवश्य जानना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कपालभाति में। ये बहुत ही सामान्य अभ्यास था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करना था, इसलिए हमने थोड़ा संकेत में कह दिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत बोलना उचित नहीं है, उनको अभ्यास में लाना ही ज़्यादा उपयुक्त है। अब कपालभाति किसे कहते हैं, कपालम भाति थी, कपाल भाति, कपाल कहते हैं खोपड़ी को, भाति मैंने स्वच्छ करना, मस्तक को चमकाना, भाति मैंने दीप्ति, जैसे लोहार धौकनी को चलाता है उसी प्रकार से केवल रेचक करें, पूरक की क्रिया स्वतः होती है। तो क्या कहते हैं, यथैव लोहकारेण भस्त्रावेगेन चाल्यते, ये भस्त्रिका में कहा गया। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ। रेचपूरौ ससंभ्रमौ क्यों कहा, क्योंकि रेचक में आपको बल देना है, जब रेचक में बल देंगे तो पूरक अपने आप होता जाएगा। जैसे रेचक में बल देने के लिए हम श्वास को छोड़ रहे हैं, लेकिन स्वतः भीतर जाने वाली क्रिया स्वतः हो रही है। जब भस्त्रिका करेंगे तो यथैव लोहकारेण भस्त्रावेगेन चाल्यते, वहाँ पर वेग पूर्वक चलाना, जब वेग पूर्वक चलाएंगे तब लेना और छोड़ना दोनों ज्ञात होगा, यही दोनों में विशेष अंतर है। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें केवल छोड़ने वाली क्रिया होगी, लेने वाली क्रिया सूक्ष्मता से होगी, पता नहीं चलेगा, और उसमें लेने और छोड़ने की क्रिया समान होगी, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, ये अंतर है दोनों में। ये ध्यान रख करके हमें इन अभ्यासों को अपनाना है। यह कपालभाति क्रिया कफ दोष को नष्ट कर देती है। कफ दोष विशोषिणी, कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषिणी। कपालभाति किसके लिए विख्यात है, जानी जाती है, कफ दोष को दूर करने के लिए जानी जाती है। तो इसको पद्मासन या वज्रासन में ही करना चाहिए, नहीं तो सिद्धासन भी, उसके लिए पद्मासन और सिद्धासन सर्वाधिक उपयुक्त हैं। जिनसे इनमें से कोई एक आसन भी नहीं लगता वे लोग वज्रासन में करें। अन्य किसी आसनों में कमर सीधी रखने में कठिनाई होती है। अब श्वास को झटके से बाहर निकालने का क्रम हम अपनाते हैं, जैसे लोहार की धौकनी चलती है, इस प्रकार से हमें अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रख करके 20 स्ट्रोक्स माने 20 धक्के कपालभाति के प्रारंभ में लगाने चाहिए। धीरे धीरे पहले तो 1 सेकंड में 1, इसका रेशियो भी ध्यान में रखना है, 1 सेकंड में 1, बहुत तेज नहीं, फिर बाद में 1 सेकंड में 2, इस तरह से हम लोगों को अपनाना चाहिए। अब देखिए, अब कहते हैं शारीरिक क्षमता के अनुसार इस अभ्यास क्रम को कहाँ तक ले जाएंगे, 120 तक ले जाना है। माने 1 सेकंड में 1, फिर हमें 1 सेकंड में 1.5, फिर 1 सेकंड में 2, यानी 60 सेकंड में 120 बार हमें इसको करना है। और इसकी जो संख्या है, मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए,
एक बार में पहले तो रेशियो के साथ, मिनट के साथ सेकंड माने सेकंड पूर्वक हो जाए, पूरी सेटिंग बन जाए। पहले सरल क्रम अपनाइए, 1 सेकंड में 1, 60 सेकंड में 60, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 80, 90 जितना हो जाए उतना कीजिए, फिर बढ़ता जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 तक करिए, एकदम परफेक्ट 120 होने लगे। फिर क्या करें, 120 के 4 राउंड करें। फिर आप 500 लगातार भी कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, 120 के 4 किए थे, 125 के 4 करें, 500 हो जाएगा। फिर आप 150 के 3 राउंड करें, फिर आप 160 के 3 राउंड करें, फिर 200 के 2 राउंड करें, 3 राउंड करें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर धीरे धीरे बढ़ाते जाए और अंत में गर्मी के दिनों में 500 तक की संख्या रख सकते हैं, जाड़े में 1000 तक की संख्या भी आप अपना सकते हैं। और रोग विशेष में इसकी संख्या योग्यता अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता और योग्य निर्देशन में जो भी गाइडेंस मिले उसके अनुसार करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती करने पर कभी कोई समस्या भी आती है, उसका समाधान योग्य निर्देशन में ही मिलता है। अब देखिए इसमें क्या लाभ ध्यान देना है। जब हम 1000 या 500 के ऊपर जाते हैं, 500 तक तो सामान्य भोजन से भी काम चल जाएगा। 500 के भीतर शरीर अगर स्थूल है तो फिर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शरीर आपका स्थूल नहीं है, कृशकाय हैं, तो आपको घी दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में भी करना चाहिए। ये ध्यान रखना है, भोजन में मक्खन है, घी है, दूध का प्रयोग करें। आहार हल्का लें, बहुत भोजन नहीं करना है, क्योंकि अति भोजन जो है विघ्न उपस्थित करता है योगाभ्यास में। श्वसन तंत्र को लाभ क्या मिलता है, श्वसन तंत्र को बल मिलता है, श्वसन प्रणाली हमारी अच्छी हो जाती है, फेफड़े निष्क्रियता में नहीं रहते, पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। हम जितनी श्वास लेते हैं उससे अधिक श्वास की क्रिया हमारी होने लगती है, अर्थात डीप हमारी होने लगती है। जितने वायुकोश नहीं खुले थे वो भी खुलने लगते हैं, पूरी तरह से हम श्वास को भीतर ले पाते हैं और पूरी तरह से खाली कर पाते हैं। थोड़ी बहुत नाम मात्र की श्वास हमारी लेने छोड़ने में रहती है, लेने में थोड़ी बहुत कम रहती होगी, छोड़ने में भी थोड़ी बहुत भीतर रह जाती होगी, पूरी तरह बाहर नहीं आती होगी, लेकिन मैक्सिमम श्वास बाहर निकल जाती है और मैक्सिमम श्वास सारे वायु कोशों में, कैपिलरीज में प्रविष्ट हो जाती है। ये सब अनुसंधान के आधार पर कैवल्यधाम लोनावाला पूना में भी देखा जा चुका है और पतंजलि योगपीठ में भी देखा जा रहा है, देखा जा चुका है बहुत सारे अभ्यासों को। इसलिए जो है इन सब अभ्यासों के बारे में बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं है, फिर भी हम इस पर संकेत करना चाह रहे हैं थोड़ा सा कि हमारे फेफड़े सक्रिय होते हैं, श्वास रोकने की योग्यता हमें मिलती है। कपालभाति के द्वारा श्वास को हम क्या करते हैं, जैसे छोड़ने की प्रक्रिया हम लंबा कर लेते हैं। रेचक ज़्यादा करने से क्या होता है, जब हम बार बार रेचक करेंगे तो हमारे भीतर ऑक्सीजन बढ़ता है, निगेटिव प्रेशर से ऑक्सीजन भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो रेचक लंबा होगा सरलता से। और जिसकी श्वसन प्रक्रिया गलत है, श्वास लेने में अधिक समय लगता है और छोड़ने में शीघ्रता होती है, यह श्वास गलत है, इसको कपालभाति के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को श्वास लेने में समय अधिक लगता है, छोड़ने में समय कम लगता है, जल्दी छोड़ देते हैं, उनकी यह क्रिया कपालभाति के द्वारा करने से ये भी ठीक हो जाती है। कपालभाति में श्वसन क्रिया को हम उल्टा करते हैं, अर्थात लेने का क्रम शीघ्र होता है, हमें लेना नहीं पड़ता, शीघ्रता से भीतर जाती है और छोड़ने में समय अधिक लगता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं यह प्राणायामिक श्वसन है। इसलिए कहीं कहीं पर इसे कपालभाति प्राणायाम कह दिया जाए तो गलत नहीं है। इस विषय की चर्चा प्राणायाम के प्रकरण में विस्तार से की जा चुकी है, फिर भी हम आपको संकेत रूप में इसमें बताएंगे। प्राणायाम से पूर्व इसका अभ्यास सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुंभक के समय मूलबंध का अभ्यास किया जाता है। यदि मूलाधार चक्र की शुद्धि नहीं होगी तो बद्धकोष्ठता की शिकायत होगी और उसके कारण अनेकों रोगों की उत्पत्ति होगी। इसलिए बार बार जो स्ट्रोक्स लगते हैं नाभि प्रदेश में, नाभि के निचले हिस्से में, उससे क्या होता है, उससे हमारे शरीर में संतुलन स्थापित होता है, उससे हमें कुंभक लगाने में सुविधा होती है, उससे हमारे शरीर के भीतर जो रक्त है उसका शोधन होता है, हमारी किडनी का संतुलन स्थापित होता है, शरीर में किडनी संतुलित रहती है, हार्ट की गति ठीक रहती है, हमारे मांसपेशियाँ ठीक रहती हैं, एक्स्ट्रा चर्बी जो है, हमारे फैट जो है वो मैट हो जाता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई हुई है वो अब प्रबुद्ध होती है, जागृत होने लगती है, हमारे मस्तक पटल में जो बहुत सारे दोष थे, कफ आदि विकार थे, वे विकार दूर होने लगते हैं और मस्तक पटल में चमक आने लगती है, बालों में संतुलन आता है
हैं, वली पलित की शिकायत नहीं आती जल्दी। और हमारे जो गांठें होती हैं बहुत सारी, उन गांठों में भी संतुलन स्थापित होता है, गांठें गल जाती हैं, यहाँ तक का दावा किया गया है। इसलिए कपालभाति का अभ्यास करने से शरीर का वजन भी बहुत संतुलित हो जाता है। घट जाता है कहना बहुत उचित नहीं है। संतुलित का मतलब होता है कि जैसे किसी का वजन 80 किलो होना चाहिए और उसका वजन है 100 किलो, तो वो संतुलित हो जाता है। संतुलित हो जाता है मैंने 100 किलो से 80 किलो में आ जाता है। योग में संतुलन होता है, न घटता है न बढ़ता है, वो बैलेंस कर देता है योग। इसलिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि घट जाता है, बढ़ जाता है। ये सामान्य भाषा में घटना बढ़ना हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन योग की भाषा में यदि कहें तो समत्व हो जाता है। समत्वम योग उच्यते। जितनी मात्रा में रस की धातु की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र इत्यादि, इनका सबका संतुलन स्थापित हो जाता है। हाँ, कपालभाति कितने समय तक किया जा सकता है? कपालभाति को करने के लिए हमने आपको शुरू में भी संकेत किया कि आप शुरू में 20 स्ट्रोक्स करें, 20 धक्के कपालभाति के लगाएं और 4 राउंड करें तो 80 बार हो जाएगा। शुरू में ही 120 करने लगेंगे तो दिक्कत होगी। नए अभ्यासी बिल्कुल जिन्होंने अभी प्रारंभ किया, वे धीरे धीरे जैसे नाक साफ करते हैं बस उसी तरह की प्रक्रिया शुरू कर दें। आप देखेंगे 20-20 के जो स्ट्रोक्स लग रहे हैं वो 4 बार करने पर 80 हो जाएंगे। अब 20 को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, अब वो अपने आप बढ़े। 20-25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। अब हमारी देखिए इसमें बढ़ता कैसे है, हमारी भोजन करने की जो प्रक्रिया है यदि सात्विक होगी, सहज भोजन होगा, आहार संतुलित होगा, दिनचर्या ठीक होगी, तो 20 से वो 50, 60, 70, 80, 100 भी हो जाएगा 1-2 दिन में। और भोजन आदि डिस्टर्ब होगा तो बहुत दिनों तक जो है हमें अभ्यास बढ़ने में लगेगा, या पेट में भारीपन होने लगेगा, कभी सिर में भारीपन। देखिए यहाँ क्यों होता है ऐसा, एकाएक यदि हम बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, गलती हमारी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, पेट को खींच करके नहीं रखना है, बारंबार श्वास को छोड़ते जाइए, वो भीतर अपने आप जाएगा छोड़ते रहने पर, और जैसे ही बाहर को पेट ढीला होगा श्वास भीतर जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत आसानी से होती है। जब ऐसा करते हैं तो इसको ढीला रखें, उधर को, इसी तरह से मस्तक पटल को ढीला रखें, इसको भी तनाव न देने तो सिर में दर्द होने लगता है। और बहुत हिलाए नहीं शरीर को, बहुत ज़्यादा हिलाने पर हमारे जो कपालभाति की क्रिया है उसमें लाभ नहीं मिलता है। बिल्कुल सीधा मेरुदंड सीधा रख करके, और किस में बैठे, पद्मासन में बैठे। पद्मासन में बैठने से क्या होता है, कपालभाति करने पर फुटलॉक हो जाता है, और फुटलॉक होने से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेल्विक रीजन में होता है, नाभि श्रोणी प्रदेश में, नाभि और नाभि के आसपास के क्षेत्रों में, और वहाँ डाइजेशन है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारी छोटी बड़ी आंतें हैं, ये सब लाभान्वित होती है। हमारा स्टमक है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई सब नस नाड़ियाँ, और कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करें और बड़ी आसानी से प्राणायाम करने की योग्यता हमको प्राप्त होती है। और पद्मासन है, सिद्धासन है, कोई एक आसन इनमें से अवश्य लगाए। और स्ट्रोक्स को सुबह के समय, सायंकाल नहीं, कपालभाति जब भी करें सुबह के समय करें। और स्ट्रोक्स को जो जैसे 20-25 कर रहे थे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 500, जिसका जितना हो सकता है धीरे धीरे बढ़ाते। आहार को पूरी तरह से सात्विक बनाएं। जितना आहार सात्विक होगा उतना ही सुखद अनुभव आपको अभ्यास करने में होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हमें दिनचर्या को भी ठीक रखना। अर्ली इन द मॉर्निंग यदि कपालभाति का अभ्यास किया जाए, 3 अभ्यास सुबह के समय बहुत ज़रूरी है। देखिए, कपालभाति कीजिए, बाह्य प्राणायाम, बाहर श्वास को रोकिए, और त्रिबंध लगाइए बाहर श्वास को रोक करके। इसको हम बाह्य प्राणायाम त्रिबंध पूर्वक करते हैं। और फिर अग्निसार करें। अग्निसार शाम के समय नहीं, कपालभाति त्रिबंध पूर्वक, त्रिबंध लगाएं कपालभाति करने के बाद, बाह्य प्राणायाम भी हो गया, और फिर से बाहर श्वास को रोक करके दूसरी बार में आप क्या करें, अग्निसार, पेट को भीतर बाहर करें, नाभि ग्रंथि मेरुपृष्ठे 100 कार्य 100 बार करें। और इसके बाद फिर आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, या जो भी प्राणायाम करते हैं, इतने अभ्यास अवश्य करें, तब कपालभाति करने का फल मिलेगा। और कपालभाति से अनंत लाभ मिलने लगेगा। क्यों?
क्योंकि कपालभाति जो है वो तभी फलदायी होती है पूरी तरह से जब आप उसको प्राणायाम के साथ जोड़ देते हैं, जब आप उसको बंधों के साथ जोड़ देते हैं। नहीं तो सामान्य लाभ केवल शरीर तक और थोड़ा बहुत आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, थोड़ा डाइजेशन पर, माने स्थूल लाभ मिलेगा। सूक्ष्म लाभ, आध्यात्मिक लाभ आपको आसन ठीक लगाने पर, पद्मासन या सिद्धासन लगाने पर, और उसके साथ साथ मन को पूरी तरह से ओम भुवम स्वहम महम जनम तपम सत्यम, ऐसे भू मन मूलाधार, भुआ मन स्वादिष्ठान, स्व मन मणिपुर, मह मन हृदय है अनाहत, फिर विशुद्धि जना, फिर तपह यहाँ आज्ञा चक्र, और फिर सत्यम मन सत्यम शिवम सुंदरम है, फिर तत्सवितु वरेण्यम, ऐसे करके वो गायत्री मंत्र को पूरा जपते हुए हम उसका वर्णन करते हैं। जो हमारे मस्तक पटल में विराजमान महाशक्ति है, जो हमारे नाभि प्रदेश को शुद्ध करती है, जो हमारे तीनों लोकों को संतुलित करती है, जो तीनों लोकों का नियंता है, वो शिव, वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर, इसके अनंत अर्थ हैं। तो इस तरह से ओम भू ओम स्वम महम जना ओम तपा, ऐसे करते हुए ओम भू ओम भुआ ओम स्व, ओम भू ओम भुआ ओम स्व, ओम भू ओम भू ओम भुआ ओम भुआ, ऐसे करते करते क्या होगा, हमारे तीनों लोकों का शोधन हो जाता है। ये भावनापूर्वक मंत्र हैं, ये आप इसके साथ भी कर सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास से सबसे बड़ा लाभ सामान्य शारीरिक जो है कब्ज का निवारण होता है। कब्ज तुरंत टूटती है, कब्ज टूटेगी, अजीर्ण नहीं होगा, और डिस्पेप्सिया की शिकायत नहीं होगी, लूज मोशन नहीं होगा, लूज मोशन है तो दूर हो जाएगा। और जिन लोगों का डाइजेशन या आंतड़ियों में दोष है, वो दोष कपालभाति से दूर हो जाता है। मूल बंध लगाने में सुविधा होती है। कपालभाति करते करते आपका मूल बंध लगने लगता है, अश्विनी मुद्रा होने लगती है, आकुंचन होने लगता है मूलाधार का, तभी आप समझिए कपालभाति आपकी ठीक हो रही है। प्रारंभ में सामान्य कपालभाति होती है, बाद में ये जो है आपकी उच्च कोटि की कपालभाति होने लगती है। कफ के कारण सर्दी यदि हुई हो, कफ बढ़ा हो, है जुकाम हुआ हो, सिर में भारीपन रहता हो, माइग्रेन वगैरह की शिकायत हो, साइनस हो, तो इसके अभ्यास से यह सब समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है और रक्त का शोधन होने लगता है। रक्त ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया, ऑक्सीजन इतनी अच्छी मात्रा में शरीर में जाती है, आपके हर एक रोमकूप से जो है गंदगी बाहर आ जाती है कपालभाति करने से। किडनी से आपका गंदगी बाहर आ जाती है, हार्ट के द्वारा श्वसन के माध्यम से, लंग्स के द्वारा बाहर आ जाती है, स्किन से आ जाती है, और ठीक प्रकार से आपके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन माने एलिमेंट्री कैनाल, किडनी, लंग्स और हमारी स्किन, ये चारों जगह से इसका शोधन हो जाता है। गजब की जो है कपालभाति है। इसके अभ्यास से ठीक प्रकार इसका अभ्यास कर लिया जाए, इन तीनों अभ्यासों को, तो ध्यान और समाधि तक की प्राप्ति हो जाती है। और ठीक प्रकार से अभ्यास करने वाले साधक को इससे सब प्रकार के रोगों से मुक्ति होकर योग से युक्ति हो जाती है। समाधि लगाने में उनको कठिनाई नहीं होती है। प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व यदि कपालभाति एक बार में 500 तक करने की क्षमता प्राप्त हो जाए तो प्राणायाम करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, बल्कि कपालभाति का अभ्यास यदि 500 या 1000 धक्के लगाने वाला व्यक्ति प्राणायाम करता है तो उसको प्राणायाम करने में सुगमता होती है। यहाँ तक कि अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक वो काफ़ी लंबे समय तक लगा सकता है, क्योंकि शरीर के भीतर की क्रिया को व्यवस्थित करने में काफ़ी सहायक अभ्यास है। हाई ब्लड प्रेशर माने उच्च रक्तचाप, अल्सर हो, कमर में दर्द हो तो उसमें न करें, या योग्य निर्देशन में, सही गाइडेंस में आप धीमे स्ट्रोक्स के साथ उच्च रक्तचाप में भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में जहाँ 2 लगा रहे थे वहाँ 2 सेकंड में 1 लगाएं। 2 सेकंड में 1 लगाएंगे तो आपका 1 मिनट में 30 होगा, यानी 1 मिनट में 60 नहीं होगा, 1 मिनट में 30 होगा। तो ऐसी कपालभाति से ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी आपका सामान्य हो जाएगा, आपके ब्लॉकेज सब खुल जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। इस तरह से हमें उसकी गति को बिल्कुल उल्टा कर देना है। जहाँ 2 सेकंड 1 सेकंड में 2 कर रहे थे वहाँ 2 सेकंड में 1 कर देना है। प्रारंभिक क्रम ऐसा हो तो कपालभाति से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कपालभाति से और भी बहुत सारे लाभ हैं। प्राणायाम में बहुत ही अद्भुत सहायक अभ्यास है। अब हम लोग इन सभी अभ्यासों को, ये षटकर्म के जितने भी अभ्यास हैं, इसके बारे में जो बातें कही गई हैं, क्या कही गई हैं, कर्म षटकमिदम गोप्यम घट शोधन कारकम। ये षटकर्म यानी धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये क्या है, अत्यंत गोपनीय है। कर्म षटकमिदम गोप्यम, ये घट, शरीर रूपी घट का शोधन करते हैं। घट शोधन कारकम, विचित्र गुण संधाई,
पूज्यते योगी पुंगवई, जो योगी लोग हैं, जो इसका अभ्यास करते हैं, जो साधक लोग इसको साधने में लगे रहते हैं, जो तत्परता से उनकी पूजा होती है, अर्थात उनका सम्मान बढ़ जाता है और विचित्र प्रकार के नाना प्रकार के गुण उनमें उत्पन्न होते हैं, दिव्यता उनमें आती है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, उनके अंदर कोई विकार नहीं रहता, उनके विचारों का प्रवाह शांत और स्थिर हो जाता है, विचार तरंगें उनकी स्थिरता में आ जाती हैं, उनके ब्रह्मचर्य की स्थिति, ब्रह्मचर्य उनका उच्च स्तर का हो जाता है, शारीरिक स्तर भी उनका, वीर्य का शोधन भी हो जाता है, और भी बहुत सारी क्रियाएं उनकी इससे सुधरती हैं। अब ये दिया है अनुलोम विलोम में श्वास पेट में भरते हैं या छाती में। हाँ देखिए, अमित जी कह रहे हैं कि श्वास अनुलोम विलोम में पेट में भरते हैं या फिर छाती में। हम आप सभी लोग जानते हैं भोजन जाता है आमाशय में, वो कहाँ जाता है तो उदर में, स्टमक में जाता है, लेकिन श्वास कभी भी उदर में नहीं जाती है, वो जाती है हमारे फेफड़ों में है। इसलिए ये शब्द तो कभी मत कहिए औदरिक श्वसन, ये उचित इसलिए नहीं है कि बस हमें नियंत्रण करना है, ये ध्यान रखना है, हमें नियंत्रण करना है। वो नियंत्रण कैसे करना है कि हम जब श्वास खींचते हैं तो हम कमर को सीधा रखें, कमर सीधी रहे और मूल बंद लगाएं, श्वास खींचते समय मूलाधार का आकुंचन करें, तो पेट कभी हिलेगा डुलेगा नहीं। और अनुलोम विलोम में ही हम आपको ये बात बता रहे हैं, श्वास को खींचे, मूल बंद लगाएं और श्वास को छोड़ते हुए मूल बंद लगा रहे, श्वास छोड़िए धीरे धीरे, फिर श्वास खींचिए, मूल बंद लगा हुआ है, या छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए फिर लगाइए, फिर इसी तरह से श्वास को छोड़ें, उसको भी छोड़ दें। तो आप जब कमर को सीधा रखेंगे तो पेट भीतर बाहर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, औदरिक श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर पूरी तरह से आपके लंग्स की माने वो वक्षीय श्वसन होता है। इसलिए आप हमेशा जो है अनुलोम विलोम में ये ध्यान रखें, कमर सीधी रहे, कोई भी आसन लगा कर बैठें और उधर को पूरी तरह से सीधा खींच करके रखें, तब आप कभी भी ऐसा अनुभव नहीं करें। किसी भी प्राणायाम में लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग लिख करके पूछ सकते हैं, सब प्रैक्टिकल की कोई लिंक हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है, ये ज़रूर शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल वाली लिंक भी आपको शेयर करेंगे। हमने वीडियो तो नहीं बनाए हैं लेकिन फ़ोटो आपको मिल जाएंगे, और कहीं कुछ वीडियो होगा तो वीडियो भी आपको देंगे। हाँ, या सुबह के समय कोई एक सत्र होगा तो उसमें हम कुछ चीज़ें आपको दिखा भी देंगे, नए अभ्यासी जो कैसे करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको पूरी तरह से वो षटकर्मों का वो दिखा सकते हैं, उसमें और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, और देखिए ये जो षटकर्म हैं इनको हमने पहले भी बताया था, बड़ी सावधानी से करना चाहिए, गलती नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। सबसे बड़ी गलती क्या है, भोजन आदि का हमें जो ध्यान रखना है उस पर विशेष विचार करना चाहिए, जो हम पीछे संकेत कर चुके हैं। दिनचर्या हमारी ठीक रहनी चाहिए और ऋतु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में बहुत गर्म है उस समय, ऐसे समयों में आपको षटकर्म प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए कपालभाति, त्राटक और अग्निसार, नौली, ये सब अभ्यास आप प्रारंभ भी कभी भी प्रारंभ कर सकते, लेकिन प्रारंभ में कम, थोड़ा संख्या कम रखिए, अपनी क्षमता से थोड़ा कम ही करिए। थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है, वो अल्प जो होता है वो क्षेमकर होता है, कल्याणकारी होता है। इसलिए शुरुआत जो है थोड़े से करनी चाहिए और दिव्यता जब आ जाए फिर आप धीरे धीरे उसकी संख्या को, उसके समय को बढ़ा सकते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, आपने कहा एब्डोमिनल ब्रीदिंग अच्छी होती है, तो आप हमें बताइए बैठ करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने का क्या अर्थ है। लेट करके तो आप पेट को फुलाएं पचकाएं, वो पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए हो सकती है। आप लेट करके करते हैं वहाँ तो हम मान सकते हैं औदरिक श्वसन, थोड़ा सा हम वक्ष पर नियंत्रण, उदर पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। और उधर जब देखिए जब भी श्वास लेते हैं तो होता क्या है, डायफ्राम हमारा नीचे को जाता है, तो नीचे को जाता है तो हम जब उधर पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो अपने आप उधर फूलेगा, तो यही है औदरिक श्वसन। और जब हम उधर को नियंत्रित रखेंगे तो वक्ष ऊपर को जाएगा, डायफ्राम तो नीचे जाएगा ही, साथ में वक्ष भी ऊपर को उठता जाएगा, क्योंकि स्पाइन सीधी रखे तो ये फूलेगा नहीं। तो हमारे इसके भीतर के अंग ऐसा नहीं कि लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हमने आपको बताएं प्रैक्टिकली अनुभव किया है
जब हम अनुलोम विलोम करते हैं कमर को सीधा रख करके, पेट की कोई क्रिया नहीं करते इस तरह की, तो केवल अनुलोम विलोम से भी पाचन क्रिया सुधर जाती है, श्वसन क्रिया तो सुधरती ही है। आप कभी अनुभव करके देखिए। और जब कभी कोई पेट में समस्या रहती है, जिनका डिसबैलेंस हुआ है, पाचन तंत्र किसी भी तरह से डिसबैलेंस है, वो औदरिक श्वसन करते हैं तो उदर के भीतर के सारे ऑर्गन्स उनके सुदृढ़ हो जाते हैं। यह भी एक क्रम है, लेकिन ये प्रारंभिक क्रम में ठीक है, लेकिन प्राणायाम के क्रम में इसको बहुत उपयुक्त नहीं माना जा सकता। प्राणायाम के क्रम में ये उचित नहीं है हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम लोग जो प्राणायाम करते हैं वो वक्षीय श्वसन के द्वारा उपयुक्त मानते हैं। और ये कवलेधाम लोनावाला पूना जो स्वामी कोलयानंद जी ने प्राणायाम नामक जो ग्रंथ लिखा है, उसमें भी इसका संकेत कर रखा है, औदरिक श्वसन और वक्षीय श्वसन। औदरिक श्वसन जो है हमारे योग में विशेष उपयोगी नहीं है, वक्षीय श्वसन योग में उपयोगी है, औदरिक श्वसन हमारे सामान्य अभ्यास में उपयोगी हो सकता है। इसलिए औदरिक श्वसन भी आप कर सकते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, या अनुलोम विलोम के साथ उसका कोई संबंध नहीं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ठीक है, अब ये सत्र हम समापन की ओर ले जाएं, और कुछ आप लोगों को प्रश्न हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और समापन विधि में हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को हल्का घर्षण, नेत्रों के ऊपर रखकर नेत्रों को खोलें और धीरे धीरे दोनों हाथ सामने मस्तक पटल में विराजमान उस महाशक्ति को प्रणाम करें। और अमित जी को एक चीज़ और बता दें, अभी थोड़ा ध्यान में आई हमें, ये क्या दे रहे हैं, हाँ अजय जी ने, अजय जी हाँ, आपने भी बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। एब्डोमेन के लिए, अच्छा एसिडिटी के लिए और एसिडिटी के लिए भी बताएं। तो अभी तो समय समाप्त हो गया, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप ये जो आपने पूछा था हमसे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छी होती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छी इसलिए हम नहीं कहेंगे कि हमारा जो जीवन है वो प्राणों से है। हमारा जीवन किससे है? प्राणों से है। इसलिए ये सबसे अधिक जो है ईशान कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो है बहुत ज़्यादा हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो होती है। और एब्डोमिनल में क्या होता है कि एब्डोमिनल में हमारी जो प्रक्रिया वो सामान्य होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा लाभ होता है अपेक्षा इसके। हम इसको ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि ये डाइजेशन पावर को ठीक करेगी, लेकिन ये रेस्पिरेशन को, अगर रेस्पिरेशन बिगड़ा तो डाइजेशन अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों ठीक रहना चाहिए, और उसमें भी रेस्पिरेशन ज़्यादा ठीक रहना चाहिए। रेस्पिरेशन ठीक रहेगा तो डाइजेशन में कोई दोष आता ही नहीं है। इसलिए सुबह के समय रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों ठीक रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए।
और थोड़ा सा पेट का अभ्यास भी करना चाहिए, उससे डाइजेशन भी ठीक रखता है और डाइजेशन ठीक रखने के लिए भोजन ठीक रखना चाहिए। और रही एसिडिटी वाली बात, हम कहेंगे एसिडिटी के लिए जैसे दाल वगैरह का सेवन करते हैं तो दालों को पहले बंद कर दें थोड़े दिन, और यदि सेवन करना है तो अरहर की दाल, उड़द की दाल, कुछ गरिष्ठ दालों को छोड़ करके आप सामान्य छिलके वाली दालों को प्रयोग में लाएं और एक व्यक्ति की दाल में 1 चम्मच मेथी दाल के साथ ही उसको पका दें, उसका सेवन करें। उसमें यूरिक एसिड वगैरह नहीं होगा और उसको जो है वो क्षारीय होने के कारण उसको बड़ी आसानी से सुपाच्य बना देगी। तो इस तरह से हम जो है उसको दूर कर सकते हैं। पपीता का सेवन करें, थोड़ा सा अमरूद वगैरह मिल जाए, अमरूद पपीता, और ये ले सकते हैं आप, नारियल का जल ले सकते हैं। और गोमूत्र यदि लेना चाहें तो उसमें गोमूत्र जितना है उसको बढ़िया से छान करके उतनी ही मात्रा में आप गुलाब जल मिला लें, या गोमूत्र में थोड़ा गुलाब जल और थोड़ा मधु मिला करके उसको ले सकते हैं। एसिडिटी उससे भी कम हो जाती है, केवल गोमूत्र से भी ठीक हो जाता है, लेकिन सब लोग उसको नहीं पी पाते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके। और बाकी तो एसिडिटी को ठीक रखने के लिए हमें भोजन को नियंत्रित रखना होगा, रात्रि जागरण को बंद करना पड़ेगा, रात्रि जगने से भी होता है ऐसा। अच्छा, कपालभाति में एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, करते हैं? नहीं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं होती है, एब्डोमेन की हलचल होती है, ब्रीदिंग तो आपकी लंग्स की ही हो रही है। आप ब्रेथ शब्द जब भी कहें, ब्रीदिंग जब भी कहेंगे तो किसकी कहेंगे? लंग्स की, न कि एब्डोमिनल। देखिए, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास यहाँ नहीं जा रही है, यहाँ धक्का लग रहा है, झटके लग रहे हैं नाभि प्रदेश में, लेकिन वायु जो जा रही है हमारे इसमें जा रही है, लंग्स में जा रही है, इसलिए सुप्त वायु कोष खुल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हलचल हो रही है, इस हलचल से वहाँ की कृमि आकुंचन क्रिया सुधर रही है, न कि वहाँ पर वायु जा रही है। आप स्वयं विचार कर सकते हैं विज्ञान की दृष्टि से भी, हमारी वायु जो है एब्डोमेन में नहीं जाती है, वैसे तो वायु पूरे शरीर में है, नाड़ियों के द्वारा सबसे वो हमारे इसी में जाती है, लंग्स में। ठीक है, फिर हम लोग इस प्रक्रिया को आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा में आप लोगों के जो भी प्रश्न हो उनको आप इसमें वो कर लीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं नवीन जोशी जी को, आप सभी दर्शकों को जो आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से, धैर्य से प्रश्न भी किए और देखा सुना, हमें बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।